enzymes. Enzymes are first time isolated from the nucleus, hence these enzymes are called as an nucleases. And nucleases again divided into three types. First, exonuclease, maybe endonuclease, and maybe restriction endonucleases और restriction enzymes, restriction endonucleases. क्या फ़र्क है इन तीनों में? एक्सोन्यूक्लियेजेस कट एट द एंड, दोनों स्टैंड कट करता है क्या? नहीं, ओनली वन स्टैंड. फ्रॉम रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम मे बी 5' एंड, मे बी फ्रॉम द 3' एंड. Next, endonucleases make a cut at the middle except both end, and they make a cut on two strand of DNA. Correct. And last, restriction endonucleases make a cut at two strand, but at a specific site of DNA. At specific site of DNA. Correct. Next, restriction endonucleases के हमने nomenclature देखे थे. Nomenclature में एक example, for example, eco R1, eco R1. nomenclature में जनरली 3-4 पार्ट्स डिवाइड होते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. फर्स्ट पार्ट ऑफ द nomenclature indicated as a genus. Second, 2 small letters, species. Third letter, first and number. Correct. Number or order of isolation. Order of isolation. कितने नंबर पर ये जनरली आइसोलेट किया गया है? इट इज़ एन ऑर्डर. ठीक है, जीनस, स्पेसीज, स्ट्रेन एंड ऑर्डर. एंड लास्ट, फोर्थ नंबर, दैट इज एन ऑर्डर. ठीक है. नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस किस तरह का वर्किंग एक्शन रोल प्ले करते हैं? एक मैंने एग्जांपल यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का दिया था, इको R1, मे बी हिंट 2, हिंट 3, बाम H1, बाकी के मैं अब सभी देती हूँ. लेकिन हाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस गेट वर्कड? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के वर्किंग में 2 टाइप्स के एंड फॉर्म हो सकते हैं. मे बी वो 2 टाइप की कटिंग कर सकता है. मे बी स्टिकी एंड क्रिएट कर सकता है, मे बी ब्लंट एंड क्रिएट कर सकता है. करेक्ट. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस मेक अ कट, मे बी स्टिकी एंड क्रिएट कर सकता है, मे बी ब्लंट एंड कट कर सकता है. स्टिकी एंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एन कोहेसिव एंड. स्टिकी एंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एन कोहेसिव एंड. तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, फॉर एग्जाम्पल इको R1 एग्जाम्पल में लेंगे हम. इको R1 मेक अ कट. ठीक है, तो ये डीएनए का एक सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस GAATTC. इसका अपोजिट सीक्वेंस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस CTTAAG. करेक्ट. 5' to 3' एंड 3' to 5' एंड. ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हुआ. नेक्स्ट सीक्वेंस GATCC. ठीक है, इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा? CCTAGG. ठीक है. नेक्स्ट GATC का कॉम्प्लीमेंट्री CTAG. GGCC, CCGG. तो इन सभी सीक्वेंस में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? डिफरेंट एग्जाम्पल्स है ये. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. एग्जाम्पल कुछ कॉमन है क्या इसमें? सभी सीक्वेंस में कॉमन मीन्स एग्जैक्टली कॉमन नहीं, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल में 5' to 3' डायरेक्शन से जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है GAATTC, अगर यही सीक्वेंस हम अगेन राइट टू लेफ्ट लर्न करेंगे, इट इज ऑल्सो GAATTC. GAATTC. नेक्स्ट GG,
G G, A A, T T, C C, again G A T C, G G C C. तो इन सभी सीक्वेंस में फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों स्ट्रैंड में एग्जैक्टली सिमिलर सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर सीक्वेंस दिखाई दे रहा है. These types of sequences are called as palindromic sequence. These sequences are called as an palindromic sequence. तो palindromic sequence का एकदम easy example that is, तो ये जनरली हम ऐसे ही नाम लेते हैं. तो MADAM, MADAM मीन्स दोनों भी डायरेक्शन से अगर लर्न करें तो सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम ही आएगा. मराठी में सीक्वेंस ये वर्ड, ठीक है, और मे बी और पापा, जो भी, तो दोनों भी डायरेक्शन से सीक्वेंस क्या आते हैं, सिमिलर. उसी तरह से इन केस ऑफ both the strands of DNA, complementary sequences are exactly same from left to right and right to left. Means from 5 prime to 3 prime, left to right, 5 prime to 3 prime again, right to left. Means direction same, 5 prime to 3 prime ही direction से, लेकिन left to right, right to left. Means दोनों भी direction से अगर आप sequence read करोगे, these sequences are exactly same. तो restriction enzymes डीएनए में एग्जैक्टली कहाँ कटिंग करेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जहाँ है वहाँ ही एग्जैक्टली कट करेगा. डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस मेक अ कट एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ये कहाँ कट करेगा, जहाँ डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा वही ये साइट कट करेगा, डीएनए की साइट कट करेगा. ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी समझ में आया. दोनों भी डायरेक्शन से अगर रीड करोगे तो सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम आना चाहिए. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. और अगेन एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है, दैट इज अ मलयालम. तो इसका भी स्पेलिंग आप अगर देखोगे तो दोनों भी डायरेक्शन से सेम आएगा, मलयालम इंग्लिश में. ठीक है, समझ में आया. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्किंग कैसा करता है, वो डीएनए का एग्जैक्टली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करके वहाँ कटिंग करेगा. ठीक है, नेक्स्ट. तो ये डिफरेंट टाइप्स की कट करेगा. एक तो स्टिकी एंड में भी ब्लंट एंड कट करेगा. तो इको R1 डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट टाइप्स के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करते हैं. डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस मीन्स इको R1 ये जो एंजाइम है ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करेगा. व्हाट इज मीन बाय रिकॉग्निशन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के दो मेन फंक्शंस हैं. They first recognize the specific sequence of DNA and then make a cut at a specific site. For example, suppose restriction endonucleases are mainly divided into 3 types. For example, type 1 restriction endonucleases, type 2 restriction endonucleases and type 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस. तो रिकॉग्नाइज करना मीन्स आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्निशन मीन्स आइडेंटिफिकेशन, और कटिंग मीन्स वहाँ एग्जैक्टली कट करना वो सीक्वेंस. मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का कॉमन फंक्शन है टू रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस ऑफ ऑन डीएनए एंड देन मेक अ कट ऑन डीएनए. तो यहाँ 3 टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस प्रेजेंट हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस. टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस recognize the sequence, recognize the sequence and modify it, and modification of DNA sequence. But
These type of restriction endonuclease do not used in rDNA technology. These type of restriction endonuclease do not used in case of rDNA technology. और ये restriction endonuclease जनरली आप अगर यूज भी करोगे तो ये जनरली 15 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए कट करेगा. 15 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए कट करेगा. मीन्स 1 2 3 4 मीन्स इसने कहाँ कट किया 5 न्यूक्लियोटाइड्स में. इस तरह के 15 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डीएनए ये कट करेगा टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. In case of type 2 restriction endonucleases, they recognize the sequence and cleave or cut the DNA. They recognize the sequence and make cleave and cut the DNA. They 4 to 8 base pair long न्यूक्लियोटाइड डीएनए वो रिकॉग्नाइज करेगा और वो कट करेगा. नेक्स्ट, दे आर कॉमनली यूज्ड इन rDNA टेक्नोलॉजी. दे आर कॉमनली यूज्ड इन rDNA टेक्नोलॉजी. In case of type 3 restriction endonucleases, it is an intermediate type. Intermediate type of restriction endonucleases. They recognize and modify and cut DNA, but they do not use in rDNA technology. They do not in rDNA technology. तो जनरली कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कौन सा एंडोन्यूक्लियस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है. दैट इज एन टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कॉमन. टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कॉमनली यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी बिकॉज they recognize as well as cut the DNA strand. They recognize as well as cut the DNA strand at a specific site. At specific site. At specific site. ठीक है, 1 भी यूज नहीं करेंगे, 3rd भी यूज नहीं करेंगे. कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यहाँ यूज करने वाले हैं. दैट इज एन टाइप 2 restriction endonucleases are commonly used in rDNA technology. ये कितने बेस पेयर लॉन्ग कट करेगा. 4 to 8 बेयर्स लॉन्गेस्ट न्यूक्लियोटाइड डीएनए ये कट करेगा. तो ये सभी एंडोन्यूक्लियसेस जो हम लर्न करने वाले हैं दीज आर द टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. फॉर एग्जांपल यहाँ हम लेंगे इको R1. तो इको R1 ने समझो GAATTC यही सीक्वेंस वो डीएनए पे रीड करेगा. यही सीक्वेंस वो डीएनए पे रीड करेगा GAATTC. और इस अगर सपोज यहाँ C प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ, ये भी सीक्वेंस हो सकता है CAATTC. लेकिन इको R1 कौन सा सीक्वेंस रीड करेगा GAATTC वाला. और इको R1 मेक अ कट बिटवीन इस सीक्वेंस में G और T के बीच में कट करेगा. इको R1 मेक अ कट इन बिटवीन गोनिन एंड एडेनिन, इन बिटवीन G एंड C. ये सीक्वेंस बहुत बार रिपीट हो सकता है, लेकिन इस टाइप का सीक्वेंस एक ही होगा कि जो G और A में कट करेगा इको R1. एंड देन ये सीक्वेंस किस तरह अगेन क्रिएट होगा G C T T A A G. Then A T T C and G. इस तरह का आफ्टर द कटिंग इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा. एंड दिस टाइप ऑफ एंड्स इज कॉल्ड एज एन स्टिकी और कोहिजिव एंड. दिस इज कॉल्ड एज एन स्टिकी और कोहिजिव एंड.
समझ में आया? नेक्स्ट, इन सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज कट यहाँ होगा, कटिंग यहाँ होगा, तो दिस इज ऑल्सो क्रिएट स्टिकी और ब्लंट एंड क्रिएट करेगा ये, करेक्ट. दे ऑल्सो क्रिएट एन स्टिकी एंड. सपोज ब्लंट एंड, ब्लंट एंड, ठीक है. मीन्स अगर एरोज इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होंगे दे क्रिएट ब्लंट एंड, अगर वो साइड पे हो गए दे क्रिएट स्टिकी एंड. सपोज इन दिस सीक्वेंस दे मेक अ कट, ऑल्सो क्रिएट एन स्टिकी एंड. मीन्स एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस है लेकिन दे ऑल्सो क्रिएट एन स्टिकी एंड, दे ऑल्सो क्रिएट स्टिकी एंड. समझ में आ रहा है? तो इस तरह के रिस्पेक्टिव सीक्वेंसेस और कटिंग यहाँ प्रेजेंट हो गया. अगर इस तरह का सीक्वेंस होगा तो क्या होगा, अगर कटिंग यहाँ हुआ तो G G A T C C, then T A G G, C C. They create an sticky end. ठीक है. अगर ब्लंट एंड होगा तो ये इजी सीक्वेंस रहेगा. सपोज G A C T T C A G, they create blunt end. समझ में आ रहा है? तो इस तरह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस वर्किंग एक्शन रोल प्ले करेंगे. तो व्हाट इज मीन बाय आरडीएनए? लास्ट लेक्चर में आरडीएनए का लॉन्ग फॉर्म बताया था, करेक्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. व्हाट इज मीन बाय रिकॉम्बिनेंट? कॉम्बिनेशन ऑफ टू जीन और टू डीएनए, आर डीएनए. तो कैसे वर्किंग करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? सपोज आरडीएनए मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए, means combination of two gene, combination of two gene is called as an recombinant DNA. तो हम कौन से दो जीन का कॉम्बिनेशन करेंगे? फर्स्ट प्लाज्मिड यूज करेंगे एंड सेकेंड यूज करेंगे डिजायर्ड जीन, और इट इज कॉल्ड एज एन वेक्टर. तो लास्ट टाइम मैंने आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करने वाले टूल्स बताए थे. देयर आर 4 मेन टूल्स. फर्स्ट एंजाइम, सेकेंड इंसर्ट जीन, थर्ड वेक्टर, लास्ट होस्ट, करेक्ट. तो ये 4 कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए. तो यहाँ 2 जीन्स रिक्वायर्ड हैं, एक तो डिजायर्ड जीन और दूसरा वेक्टर. तो व्हाट इज मीन बाय डिजायर्ड जीन? करेक्ट, जो जीन हम इंसर्ट करने वाले हैं, मीन्स जो जीन हमें रिक्वायर्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए. फॉर एग्जांपल इंसुलिन, यहाँ बेस्ट एग्जांपल लेंगे हम. इंसुलिन इज एन डिजायर्ड जीन. इंसुलिन इज डिजायर्ड जीन है. इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इज एन डिजायर्ड जीन. इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन मीन्स डिजायर्ड जीन, मीन्स इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. एक बेस्ट एग्जांपल, सपोज हमें इंसुलिन प्रिपेयर करना है डायबिटीज पेशेंट के लिए, ठीक है. तो वो इंसुलिन हमें लैब लेवल में प्रिपेयर करना चाहिए, मीन्स वो इंसुलिन हमें लैब लेवल में मल्टीप्लाई करना चाहिए. तो उस इंसुलिन को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी थ्रू जाना पड़ेगा. इंसुलिन्स आर मल्टीप्लाइड विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी. तो हमने ह्यूमन के बॉडी से एक इंसुलिन का जीन आइसोलेट किया, ह्यूमन के बॉडी से एक इंसुलिन का जीन आइसोलेट किया, एंड दिस आइसोलेटेड परफेक्ट जीन इज कॉल्ड एज एन डिजायर्ड, और सेकेंड नाम क्या बताया था? इंसर्ट जीन और एलियन जीन. ठीक है, डिजायर्ड मीन जो रिक्वायर्ड जीन है, इट इज कॉल्ड एज एन डिजायर्ड जीन. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन क्रिएट करने वाला जीन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजायर्ड जीन. तो वो जीन ऐसे ही हम प्लेट में रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं. तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है हमें? वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर. तो वेक्टर यहाँ एग्जाम्पल लेंगे हम प्लाज्मिड.
वेक्टर का एग्जाम्पल लेंगे हम प्लाज्मिड। इंसुलिन ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो किसी और जीन के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो अनदर जीन है, दैट इज एन प्लाज्मिड. It is called as an vector or it is also called as an vehicle or it is also called as an carrier. Why vectors are called as a carrier or vehicle? Because suppose प्लाज्मिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? करेक्ट, इन बैक्टीरिया. Commonly plasmids are present in E. coli. Commonly plasmids are present in E. coli. ठीक है, तो 11th में हमारा प्लाज्मिड गया था. इट इज अ डबल स्टैंडर्ड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सर्क्यूलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉल्ड एज एन प्लाज्मिड. ठीक है, तो ये ई कोलाई में कॉमनली प्रेजेंट होता है, दैट इज एन प्लाज्मिड. सपोज ये प्लाज्मिड हमने कट किया यहाँ, ठीक है, और इसका ये सेगमेंट कट किया. ठीक है, और ह्यूमन का ये लॉन्गेस्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें से इंसुलिन जीन हमने कट किया और वो भी एग्जैक्टली इस तरह का सीक्वेंस हमने कट किया. ठीक है, तो ये दोनों भी जो हम वेक्टर और डिजायर्ड जीन कट करने वाले हैं, इसके लिए कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम जनरली यूज करेंगे? तो इन केस ऑफ कटिंग ऑफ बोथ वेक्टर एज वेल एज डिजायर्ड जीन, वी यूज सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. वी यूज सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. अगर आपने प्लाज्मिड को कट करने के लिए इको R1 यूज किया होगा, तो यहाँ भी आपको कंपलसरी इको R1 ही यूज करना पड़ेगा. यहाँ अगर आप हिंड 2 यूज करेंगे तो यहाँ भी हिंड 2 ही यूज करना पड़ेगा. मीन्स आपको वेक्टर और डिजायर्ड जीन के कटिंग के लिए सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने, क्योंकि ये सीक्वेंस यहाँ आपको क्या करना है? पैच करना है, पेस्ट करना है. अगर ये सीक्वेंस अलग होगा, ये सीक्वेंस अलग होगा, तो ये दोनों भी सीक्वेंसेस मैच नहीं होंगे, तो प्लाज्मिड वेक्टर डिजायर्ड जीन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्किंग कैसे करता है? दोनों भी जीन सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेगा. सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यहाँ यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल इको R1 एंड इको R1. ठीक है, एंड देन desired gene is inserted into the vector. Desired gene insert into the vector. ठीक है, and this type of newly synthesized DNA is called as an rDNA. न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जीन. कौन से जीन का हमने कॉम्बिनेशन किया? दैट इज प्लाज्मिड एज वेल एज डिजायर्ड जीन का जो हमने कॉम्बिनेशन किया, इट इज कॉल्ड एज एन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज एन rDNA, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन काइमेरिक डीएनए. ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का एक्चुअल मेन फंक्शन क्या है? दोनों भी जीन्स में सेम एंजाइम्स यूज करना कटिंग के लिए. ठीक है, अगर आपने इको R1 यूज किया तो ये कौन सा सीक्वेंस रीड करेगा? इन केस ऑफ प्लाज्मिड GAATTC, और वो वहाँ कट करेगा. सेम ये स्टिकी एंड क्रिएट करेगा. सेम अगर यहाँ कट करेगा तो इसी तरह का स्टिकी एंड कट करेगा, और ये दोनों भी इजीली क्या होंगे? यूनाइट होंगे, बाइंड हो सकेंगे, स्टिक होंगे with the help of enzyme. With the help of enzyme, correct, ligase is called as a sticky enzyme or glue
एंजाइम। ठीक है, समझ में आया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्किंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोलिक्यूलर सीजर। They are also called as an molecular seizure, or it is also called as an biological seizure, or it is also called as an biochemical seizure. Only restriction endonucleases are called as an molecular seizure, biochemical seizure or biological seizure. Seizure means cut करने वाला. These enzymes recognize the specific sequence as well as cut at this recognized sequence. बाकी के एंजाइम्स ये कट करेगा, लेकिन ये जनरली हम आरडीएन टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं करेंगे। और अदर जो भी एंजाइम्स है इसके पहले हमने देखे थे बहुत सारे एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल लाइगेज, देन डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और लाइजिंग एंजाइम्स और ये कटिंग एंजाइम। ठीक है, ओनली ये एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करेगा एज वेल एज वहाँ क्या करेगा, मेक अ कट। और जो एंजाइम्स कटिंग एंजाइम्स है, दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज एन सीजर, कॉल्ड एज अ मोलिकुलर और बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल सीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट, which enzyme is first time restriction endonucleases are first time isolated? Hint 3. Hint 3 is an first isolated restriction endonuclease. First isolated restriction endonucleases, that is Hint 3. Hint 3. ठीक है, Hint 3 लॉन्ग फॉर्म हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डी स्ट्रेन ऑर्डर 3rd। ठीक है, अब सभी एंजाइम्स के मैं यहाँ लॉन्ग फॉर्म दूंगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का वर्किंग एक्शन समझ में आया। वो दोनों भी जीन्स में सिमिलर साइट रिकॉग्नाइज करके वहाँ कट करेगा। ठीक है, वर्किंग एक्शन डिटेल में हम अगेन देखेंगे वो पॉइंट। आरडीएनए फॉर्मेशन कैसे होगा, बाय कंबाइनिंग 2 जीन्स, कौन सा, वेक्टर एज वेल एज प्लाज्मिड। तो व्हाई वेक्टर्स आर कॉल्ड एज अ व्हीकल, बिकॉज दे कैरी डिजायर्ड जीन फॉर मल्टीप्लिकेशन। व्हीकल का मीनिंग क्या होता है, व्हीकल मीन्स फॉर एग्जांपल बस, उसमें हम एज अ पैसेंजर, तो व्हीकल पैसेंजर को स्पेसिफिक जगह ड्रॉप करती है। तो ये भी डिजायर्ड जीन डायरेक्टली सेल में नहीं जा सकता, ये किसके थ्रू जाएगा, व्हीकल के थ्रू। और कौन कैरी करेगा, कैरियर, दैट इज अ वेक्टर, मीन्स प्लाज्मिड ये जीन को कैरी करता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ कैरियर, और दे एक्ट लाइक अ व्हीकल, हेंस इट इज कॉल्ड एज ऑल्सो व्हीकल, एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड एज एन वेक्टर। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ इंसर्ट जीन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एलियन जीन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन पैसेंजर जीन। It is also called as an passenger gene because main plasmid में ये हमें क्या करना है, पेस्ट करना है। Hence कौन कैरी करेगा, वेक्टर, इसलिए इसे कैरियर और व्हीकल बोलेंगे। इसे पैसेंजर क्यों, क्योंकि ये प्लाज्मिड थ्रू ट्रांसफर होगा। कौन इसे कैरी करेगा, प्लाज्मिड, हेंस इट इज कॉल्ड एज एन व्हीकल। व्हीकल में जो हम इंसर्ट करेंगे इट इज कॉल्ड एज एन पैसेंजर जीन, इट इज कॉल्ड एज एन पैसेंजर। और इंसर्ट करते हैं इसलिए इसी को बोलते हैं इंसर्टेड जीन। और डिजायर्ड मीन्स मेन, जो हमें रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड। और व्हाट इज मीन बाय एलियन, एलियन किसको बोलते हैं हम, जो अदर स्पेस से यहाँ आते हैं, इट इज कॉल्ड एज एन एलियन। तो ये प्लाज्मिड का कोई भी पार्ट नहीं है, इट इज अ डिफरेंट पार्ट अदर देन अ वेक्टर। और जो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एलियन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एलियन जीन। समझ में आया। तो इन दो जीन में कॉम्बिनेशन करने के बाद जो अलग डीएनए प्रिपेयर होगा इट इज कॉल्ड एज एन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए और काइमेरिक डीएनए। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। नेक्स्ट, हाउ टू सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट। देन हम
आरडीएनए इस प्लाज्मिड से सेपरेट कैसे करेंगे? हमने इंसर्ट तो किया, इट इज कॉल्ड एज एन आरडीएनए फॉर्मेशन, करेक्ट, लाइजिंग एंजाइम्स। तो हम लाइजिंग एंजाइम डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, तो हम इसे सेपरेट करेंगे फ्रॉम द प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका मैं आंसर एमसीक्यूज में आपको पूछा जाएगा, डीएनए फ्रैगमेंट्स कैसे सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिटेल में हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, हाउ टू सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट विद द हेल्प ऑफ एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एंड ये डिटेल में हम देखेंगे, ओनली वन सेंटेंस में इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देन व्हाट इज मीन बाय इल्यूशन? तो एगेरोस जेल मीन्स अगार पाउडर से जो जेल प्रिपेयर होता है, इट इज कॉल्ड एज एन एगेरोस जेल। तो इस जेल में डीएनए के फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? पेनिट्रेटेड होते हैं। तो ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स इस जेल से सेपरेट करना, इसका मतलब है इल्यूशन। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम द एगेरोस जेल, इट इज कॉल्ड एज एन इल्यूशन। What is mean by illusion? Separation of DNA fragment from gel. It is called by the specific chemical, it is called as an illusion. ठीक है। डीएनए के फ्रैगमेंट यहाँ 1 2 3 4 ऐसे सेपरेट करेंगे, इट इज कॉल्ड एज एन एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। और इस जेल में पेनिट्रेटेड डीएनए के फ्रैगमेंट कैसे सेपरेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इल्यूशन। तो ये डिटेल में हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। एक लाइन में समझ में आई सेपरेट कैसे करेंगे और उस जेल से अगेन फ्रैगमेंट्स कैसे हमें आइसोलेटेड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो स्टिकी और ब्लंट एंड क्रिएट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, फर्स्ट जो स्टिकी एंड कट करेंगे वो एंजाइम्स, और जो ब्लंट एंड कट करते हैं उस एंजाइम की लिस्ट। फर्स्ट EcoR1, यहाँ स्पेस छोड़िए, सीक्वेंस लिखना है हमें। BAMH1, थर्ड SAL1, BGL2, PVU1, blunt and EcoR2, HIND2, HAE second, ALU1, HAE third, HPAL1, HPAL2, EcoR5। फर्स्ट टाइम इन सभी के लॉन्ग फॉर्म्स, ठीक है। EcoR1 का पता है, इचेरिचिया कोलाई आयस्ट्रेन फर्स्ट ऑर्डर। BAM Bacillus amyloliquefascian, Bacillus amyloliquefascian। SAL H1 Streptomyces albus, Streptomyces albus। BGL Bacillus globis,
बैसिलस ग्लोबिस, प्रोटियस वल्गैरिस, एक और वन अगेन सेम, हिंड, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एल्यू, ऑर्थोबैक्टर लुटियस, हिमोफिलस इजिप्टिकस, हिमोफिलस पैराइन्फ्लुएंजा, अगेन हिमोफिलस पैराइन्फ्लुएंजा। सेकेंड, एक और वन एज इट इज, इचेरिशिया कोलाई। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जैक्टली कौन सा सीक्वेंस कट करेंगे? फर्स्ट इक्वार का कौन सा सीक्वेंस बताया था? GAATTC। ये सीक्वेंस G और A के बीच में कट करेगा, अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा G। ठीक है, बाम H1 GGATTC, they make a cut in between G। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? CCTA, हाँ सॉरी TA, हाँ CCTA GG 3' एंड 5'। तो ये यहाँ कट करेगा। दे ऑल्सो क्रिएट एन ब्लंट एट। साल 1 GTC GAC, make a cut in between G and T। कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा यहाँ लिख लीजिए और कट बताइए यहाँ। BGL AGA TCT, make a cut in between A and G। PVU CGA TCG, सभी ब्लंट एंड। इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लीजिए, दोनों भी डायरेक्शन भी लिखना है यहाँ और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इन सभी में। नेक्स्ट CCT GG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखने के बाद बताइए मुझे क्या आएगा सीक्वेंस। हिंटू GTC GAC, हाँ ब्लंट एंड है लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ कट करेगा टोटल। इसके बाद यहाँ इसका प्रोडक्ट क्या होता है देख लीजिए, इसके भी प्रोडक्ट्स यहाँ लिख लीजिए।
LU1 AGCT कॉम्प्लीमेंट्री लिखने के बाद HAE GGCC HPAL GTT AAC 2 CCGG 5 क्या नहीं CCTGG हाँ हाँ सॉरी CCT करेक्ट। तो यहाँ बोथ स्टैंड दोनों भी यहाँ कट करेगा और इसका प्रोडक्ट आएगा, ये कंप्लीटली गेट रिमूव्ड फ्रॉम द DNA स्ट्रैंड। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा CAGCTG मेक अ कट एट एग्जैक्टली मिडल TCGA at middle CCGG at middle CAATTG at middle GGCC CTATAG इसके प्रोडक्ट क्या आएंगे, इसका कंप्लीटली गेट रिमूव मीन से कंप्लीटली ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये सभी यहाँ लिख लीजिए। नेक्स्ट GTC और GAC CTG CAG इस तरह के ब्लंट एंड सभी तरह प्रिपेयर होंगे विद द हेल्प ऑफ सम ब्लंट एंड कटिंग एंजाइम्स। ये सभी क्या क्रिएट करते हैं, स्टिकी एंड CAGCTG make a cut in between G and T। TCTAGA cut between A and G। तो जनरली हम कौन से एंजाइम्स आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, स्टिकी एंड कट करने वाले या ब्लंट एंड कट करने वाले, स्टिकी एंड कट करने वाले एंजाइम्स, बिकॉज स्टिकी एंड इजीली ज्वाइन हो सकते हैं, हेंस दीज एंजाइम्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इन दिस केस यहाँ कोई भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का अगर हमने एग्जांपल लिया तो in case of sticky and cutting enzymes they do not make a cut exactly at the middle। sticky and enzymes क्या करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का exactly मिडल कभी नहीं कट करते, क्योंकि ये अगर exactly मिडल कट करेंगे तो these are not and sticky and creating enzymes, sticky and creating enzymes। ठीक है, ये मिडल छोड़ के, तो यहाँ मिडल आएगा, मिडल छोड़ के स्लाइड साइड में और मे बी 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड बीच में छोड़ के कहाँ भी कट करेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में एक लाइन है, मोस्टली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस मेक अ कट अदर देन
the middle of the palindromic sequence. They make a cut except middle end of a palindromic sequence. ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मिडल नहीं कट करते, मिडल को छोड़ के कहीं भी एग्जैक्टली कट करेंगे. दीज एंजाइम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज स्टिकी एंड क्रिएटिंग एंजाइम्स. ठीक है, तो यहाँ एग्जैक्टली मिडल भी कट हो सकता है, मे बी साइड में कट हो सकते हैं. मिडल में कट हो सकता है, मिडल में कट हो सकता है, मिडल में कट हो सकता है. ठीक है, अगर ये मिडल को छोड़ के यहाँ कट हुआ तो दे ऑल्सो क्रिएट ब्लंट एंड. means blunt end creating enzymes make a cut maybe exactly at a middle or maybe except the middle end, middle position. ठीक है, ये exactly middle में कभी नहीं कट करेंगे. ये middle को छोड़ के एक न्यूक्लियोटाइड स्लाइड में भी साइड में कट करेंगे. अगर इस तरह का कटिंग हुआ तभी ये स्टिकी एंड क्रिएट कर सकेंगे, और दिस टाइप का कटिंग हुआ तो ये ब्लंट एंड क्रिएट करेंगे. ठीक है, ECOR1 is a sticky and creating enzyme, ECOR2 blunt and creating enzyme. BAM-H1 Bacillus amyloliquefaciens create blunt end. SAL-H1 Streptomyces albus, BGL Bacillus globis, PVU Proteus vulgaris, ECOR1 as it is. Hint Haemophilus influenza, LU Orthobacter luteus, HAE Haemophilus aegypticus, Haemophilus parainfluenza 1, Haemophilus parainfluenza 2, ECOR1 as it is, E. coli as it is, Escherichia coli. ठीक है, तो these are the some examples कि जो स्टिकी और एज वेल एज ब्लंट एंड क्रिएट करते हैं. और एग्जैक्टली जो यहाँ लिखे हैं यही सीक्वेंस कट करेंगे डीएनए में. जीजी सीक्वेंस कट करना है तो कौन सा एंजाइम यूज करना होगा? हीमोफिलस इजिप्टिकस थर्ड, HAE थर्ड. अगर GGCC का सीक्वेंस कट करना है तो HPAL सेकेंड. इन दोनों सीक्वेंस में पोजीशन चेंज है. यहाँ GGCC का सीक्वेंस है, यहाँ CCGG का सीक्वेंस है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स जो स्टिकी और ब्लंट एंड क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय EC? व्हाट इज मीन बाय EC? तो ये भी जनरली एक बार क्वेश्चन आया था EC से रिलेटेड. EC मीन्स एंजाइम क्लास और एंजाइम क्लासिफिकेशन. एंजाइम क्लासिफिकेशन, एंजाइम क्लासिफिकेशन. तो एंजाइम्स हम जनरली 6 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं. एंजाइम्स आर जनरली क्लासिफाइड ऑन 6 क्लासेस. फर्स्ट EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6. These are the 6 classes of enzymes. तो फर्स्ट क्लास में कौन से एंजाइम्स आएंगे? फर्स्ट ठीक है, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखना है. OTH-LIL. O से स्टार्ट होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज. फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम इज ऑक्सीडो रिडक्टेज. इसी सीक्वेंस से ध्यान रखना है. ऑक्सीडो रिडक्टेज इज एन फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम. सेकेंड, ट्रांसफरेज. ट्रांसफरेज. थर्ड, हाइड्रोलाइजेस. लाइजेस. फोर्थ, लाइगेजेस. फिफ्थ, आइसोमरेज. एंड लास्ट, लाइगेज. तो ये दोनों में डिफरेंस है. लाइजेस, लाइगेज एंड लाइगेज. LY एंड LI. ठीक है, फोर्थ क्लास में आता है LY और लास्ट क्लास में आता है LI.
फर्स्ट एंजाइम क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकेंड ट्रांसफरेज, थर्ड हाइड्रोलाइजेस, फोर्थ लाइजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेज। फंक्शन ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स का फंक्शन होता है जनरली, इसमें बहुत सारे अगेन एंजाइम्स आएंगे, लेकिन इसका कॉमन फंक्शन है इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो भी हमें सिंथेसाइज करना है और ब्रेक डाउन करना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केस में हमने एनएडी जो देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो उस तरह का अगर किसी रिएक्शन में करना है तो फर्स्ट क्लास के एंजाइम्स यूज करेंगे, दैट इज EC1, दैट इज एन ऑक्सीडोरिडक्टेज। इसमें बहुत सारे अगेन एंजाइम्स आएंगे, ठीक है, ऑक्सीडोरिडक्टेज इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ट्रांसफरेज तो हमने फॉर एग्जांपल 2PGA to 3PGA ग्लाइकोलाइसिस में किया था, तो वहाँ क्या किया था, ओनली OH ग्रुप इज ट्रांसफर, फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर फ्रॉम 2 to 3rd पोजीशन। तो जब हमें स्पेसिफिक ग्रुप ट्रांसफर करना है उसी सेम केमिकल में, इट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसफरेज, ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप with the help of transferases enzymes. Hydrolysis to break the hydrogen, हाइड्रोलाइसिस में जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे वह एंजाइम्स यूज करेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस। लाइसेस, they also make a cut, but except hydrolyzing and oxidizing enzymes, ये भी कट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स भी कट ही करेंगे, लेकिन इन दोनों के अलावा जो भी कटिंग करना है, इट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइसेस, दे मेक अ कट except hydrolyzing and oxidizing enzymes. They make a cut except hydrolyzing and oxidizing enzymes. Isomerization means again respiration में देखा था, isomerization means respective functional group change करना, for example fructose to glucose और मे बी अल्डिहाइड टू कीटोन और कीटोन टू अल्डिहाइड ग्रुप, और कौन सा भी फंक्शनल ग्रुप अगर हमें चेंज करना है विद हेल्प ऑफ आइसोमराइजेशन प्रोसेस, और वहाँ एंजाइम्स यूज करेंगे हम आइसोमरेजेस, ligase as a sticky or glue enzymes to make a covalent bond. So these are the 6 different classes of enzymes. O से oxidoreductase, T transferase, H hydrolyses, L lyses, I isomerase and last ligases. ठीक है, समझ में आया? बॉन्ड ब्रेकिंग एज वेल एज सिंथेसाइजिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर, जॉइनिंग, यहाँ अल्कोहल और कीटोन, ये जनरल जो भी ग्रुप्स है वो आइसोमराइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, और ये सेम ही केमिकल में ओनली फंक्शनल ग्रुप उसी में ट्रांसफ़र करेंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा ट्रांसफरेज, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज होके जो स्ट्रक्चर चेंज होगा इट इज़ कॉल्ड एज एन आइसोमराइजेशन प्रोसेस, और ये स्टिकी एंजाइम्स। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है रिस्पेक्टिव कौन सा एंजाइम्स कौन सी क्लास में आता है, 1 2 3 4 5 एज इट इज सेम सीक्वेंस, OL OTH LIL। ठीक है, समझ में आया? लाइज और लाइगेज ये फर्क समझ में आया? ये क्या करता है? बॉन्ड ब्रेक, ये क्या करता है? बॉन्ड सिंथेसाइज। बॉन्ड ब्रेकिंग एंजाइम, बॉन्ड सिंथेसाइजिंग एंजाइम। फंक्शनल ग्रुप चेंज, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस में रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो दीज आर द 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। EC मीन्स एंजाइम क्लासिफिकेशन और एंजाइम क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जो भी सभी है, मे बी ब्लंट एंड कटिंग, मे बी स्टिकी एंड कटिंग, ये सभी एंजाइम्स DNA का कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं? हाइड्रोजन और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, करेक्ट। दे मेक अ कट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। ये पहले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कट करेंगे एंड देन दे कट द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड कट करेंगे तभी तो ये सीक्वेंस ऐसा आएगा। ये इनमें अगर कटिंग होना चाहिए ना, ये दोनों भी, हाँ इसमें
तो यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करेगा और यहाँ फॉस्फोडाइस्टर पहले एंड देन द कट एन हाइड्रोजन बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्चुअली हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मेन फंक्शन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करना इन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। मे बी इन दिस केस वो कौन से दो न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करेगा? जी एंड ए, यहाँ जी एंड जी, जी एंड टी एंड जी, टी एंड सी, ठीक है। रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के बीच में से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करेगा। ये मेन फंक्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस मेन टाइप 2 के कैरेक्टरिस्टिक, दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल EcoR1, यही सीक्वेंस क्या करेगा? रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई करेगा, ये स्पेसिफिक ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेगा। दे फर्स्ट रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड देन कट एट अ स्पेसिफिक साइट, दे कट एट स्पेसिफिक साइट। EcoR1 यहाँ कट करेगा क्या? एंड टी के बीच में नहीं, दे मेक अ कट इन बिटवीन जी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जनरली इन बिट जी एंड ए, ये जनरली कम से कम 4 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, लेकिन कॉमनली जो भी हम एंजाइम्स हैं यूज़ करेंगे तो ये जनरली 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के कट करेंगे, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स। मोस्टली टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर कॉमनली यूज्ड इन rDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू मेक recombinant DNA again, recombinant DNA formation, rDNA formation। तो इसके पहले पॉइंट में हमने शॉर्ट में देखा था कैसे आरडीएनए फॉर्म करते हैं। आरडीएनए फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है? फर्स्ट एंजाइम, सेकंड इंसर्ट जीन, थर्ड प्लाज्मिड दैट इज अ वेक्टर एंड लास्ट होस्ट, ठीक है। तो एंजाइम्स हमने डिटेल में देखे अब तक, ठीक है। सेकंड, ठीक है। एंजाइम समझ में आए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स हम कॉमनली यूज करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। इंसर्ट जीन, जो हम जीन इंसर्ट करने वाले हैं, इट इज कॉल्ड एज एन इंसर्ट जीन। देन वेक्टर कॉल्ड एज अ व्हीकल और कैरियर। तो कौन कौन से वेक्टर हम यूज करते हैं इन केस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी? इंसर्ट जीन कोई भी हो सकता है, मे बी इंसुलिन, मे बी एनी टाइप ऑफ जो आपको एंजाइम प्रोड्यूस करना है उसका जीन, कोई भी इंसर्टेड जीन हो सकता है। नेक्स्ट, कौन कौन से पर्टिकुलर वेक्टर्स हम यूज करेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ आरडीएनए? फर्स्ट, प्लाज्मिड, commonly used vector, that is an plasmid is a commonly used vector. Second, मे बी आप TI प्लाज्मिड यूज कर सकते हो, मे बी कॉस्मिड्स यूज कर सकते हो, मे बी लैम्डा फाज यूज कर सकते हो, M13 फाज, BAC and YAC. These are the different types of plasmids, vectors which is used for rDNA technology. Plasmid, TI plasmid, cosmid, lambda phage, M13 phage,
BAC and YAC. Bacterial artificial chromosome, yeast artificial chromosome. बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. तो कौन से फैक्टर्स हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं? नेक्स्ट एप्लीकेशंस में आपको एक पॉइंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो उसमें जेनेटिक्स सेकेंड में. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन से फैक्टर्स यूज़ किए गए हैं? दैट इज़ अ BAC एंड YAC यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP. These two vectors are used in human genome project. जीनोम का मतलब क्या बताया था? जितने भी जीन्स है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, यहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, इन केस ऑफ ह्यूमन इट इज कॉल्ड एज एन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एज एन ह्यूमन जीनोम. तो इसके लिए उन्होंने ये दोनों फैक्टर्स यूज़ किए, BAC एंड YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए. ये डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. नेक्स्ट, इन सभी में से कौन सा फैक्टर कॉमनली यूज किया जाता है RDNA के लिए? दैट इज एन प्लाज्मिड. प्लाज्मिड्स आर कॉमनली यूज्ड फैक्टर फॉर RDNA टेक्नोलॉजी बिकॉज these plasmids are, for example, E. coli. प्लाज्मिड कहाँ से आइसोलेट करते हैं जनरली हम? बैक्टीरिया से. तो प्लाज्मिड जो हम E. coli से आइसोलेट करेंगे, these the circular double stranded self replicating chromosome is called as an plasmid. तो ये प्लाज्मिड E. coli में इजीली अवेलेबल है. और E. coli भी क्या है? इजीली अवेलेबल सॉइल बैक्टीरिया. E. coli are easily available and soil bacteria. तो soil कहाँ भी अवेलेबल है? ये किसी भी सॉइल में आपको आइडेंटिफाई होगा. ठीक है, तो ये सॉइल में प्रेजेंट है और इजीली अवेलेबल है, इसलिए E. coli में से जो भी हम वेक्टर आइसोलेट करते हैं इट इज कॉल्ड एज एन प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड्स आर इजीली अवेलेबल. नेक्स्ट, प्लाज्मिड्स आर इजीली रेप्लिकेट कंपैरेटिवली दीज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. सभी वेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सभी में से प्लाज्मिड्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर RDNA टेक्नोलॉजी बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल. नेक्स्ट, दे इजीली मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट. दे इजीली multiply inside the host as well as medium. They easily multiply. Next, they easily accept inserted gene. They easily accept inserted gene. ये भी सभी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इन कंपैरेटिवली इन सभी वेक्टर्स से प्लाज्मिड्स आर इजीली एक्सेप्ट ह्यूमन जीन. They are easily accept inserted gene. ठीक है, तो NCERT में अगेन प्लाज्मिड का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है. तो E. coli में जो प्लाज्मिड, बहुत सारे टाइप्स के प्लाज्मिड्स हैं, तो E. coli में स्पेसिफिक जो प्लाज्मिड अवेलेबल हैं वो है PBr322. PBr322. E. coli में जो प्लाज्मिड्स अवेलेबल है वो बहुत सारे प्लाज्मिड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम उन सभी प्लाज्मिड से कौन सा प्लाज्मिड कॉमनली यूज करते हैं? दैट इज एन PBr322. दिस इज अ टाइप ऑफ वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लाज्मिड विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द E. coli. देन अगेन व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ PBr322? फर्स्ट, P in small case, small letter for plasmid. B for Bolivar. R for Rodriguez and 322 for order or number, isolated number.
तो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लाज्मिड. बॉलीवर और रॉड्रिगेज इन दोनों साइंटिस्ट ने ये फर्स्ट टाइम प्लाज्मिड आइसोलेट किया है और इसका ऑर्डर नंबर है 322. बहुत सारे प्लाज्मिड्स हैं, उसमें से कॉमनली यूज हम करते हैं 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे 322 नंबर्स के, इससे भी बहुत ज़्यादा प्लाज्मिड्स हैं, लेकिन उसमें से कौन सा ऑर्डर इन्होंने सिलेक्ट किया फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी 322. ठीक है, तो कॉमनली यूज प्लाज्मिड फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द इकोलाई कौन सा है PBr 322. ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या है इसका? फर्स्ट लेटर स्मॉल केस में प्लाज्मिड, देन B एंड R कैपिटल जो भी लेटर्स हैं वो फॉर द साइंटिस्ट इन PBr 322 केस, और 322 इज एन नंबर और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव प्लाज्मिड. ठीक है, प्लाज्मिड के नॉमेनक्लेचर में और एंजाइम के नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूजन नहीं होना है. ठीक है, तो यहाँ नॉमेनक्लेचर अगेन चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल PUC, सेकेंड एग्जाम्पल, क्योंकि एंजाइम में कंपल्सरी फर्स्ट लेटर इज एन कैपिटल विच इज डिनोटेड फॉर जीनस, सेकेंड 2 letters आर स्मॉल विच इज डिनोटेड फॉर स्पेसिस, थर्ड लेटर कंपल्सरी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर फॉर ऑर्डर. बट इन केस ऑफ प्लाज्मिड अगेन डिफरेंट टाइप्स के नॉमेनक्लेचर हैं. PBr 322 में साइंटिस्ट का नाम है. तो PUC इट इज अगेन टाइप ऑफ इकोलाई प्लाज्मिड एंड इसका लॉन्ग फॉर्म है प्लाज्मिड which is isolated from University of California. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. तो इसका नॉमेनक्लेचर फिक्स नहीं है. यहाँ साइंटिस्ट के नाम से इसका नॉमेनक्लेचर दिया गया है, यहाँ जिस यूनिवर्सिटी में ये आइसोलेट किया गया है उस यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है PUC, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. तो यहाँ फिक्स नहीं है नॉमेनक्लेचर, लेकिन एंजाइम में कंपल्सरी नॉमेनक्लेचर के ऑर्डर्स नंबर्स कंपल्सरी फिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर. समझ में आ रहा है? दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है. दिस इज एन नॉमेनक्लेचर फॉर प्लाज्मिड. ठीक है, तो हम अगेन प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर लर्न करेंगे. प्लाज्मिड्स कैसे होते हैं, ओनली कौन सा PBr 322. तो NCERT में एक डायग्राम है, तो डायग्राम आपको निकालना है. PBr 322 NCERT का बुक है क्या? तो उसमें एक डायग्राम है PBr 322 की. फर्स्ट डिफरेंट साइड्स वैसे ही निकालने हैं यहाँ. Cal 1, BAM H1, Sal 1, PVU second, स्ट्रक्चर ऑफ PBr 322. तो इस डायग्राम में से आपको लेबल करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है. ये लेबल फॉर PST1, ये लेबल फॉर PUV1, EcoR1, Cal1, BAM H1, Sal1, PVU second, ORI site and rope site.
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, PBR322 is a first cloning vector that is an PBR322 first cloning vector। कौन सा है? PBR322 फर्स्ट टाइम क्लोन किया गया हुआ वेक्टर, दैट इज अ PBR322। ठीक है, नेक्स्ट इस डायग्राम में 4 साइड्स है, तो आपको यहाँ बहुत सारे साइड्स दिखाई देते हैं, लेकिन PBR322 कंटेन और एनी टाइप ऑफ प्लाज्मिड कंटेन 4 साइड्स। यहाँ हमने डायग्राम कौन सी प्लाज्मिड की निकाली है? PBR322। तो इस डायग्राम में 4 साइड्स इंक्लूडेड है, 4 साइड्स। फर्स्ट साइट ORI साइट फर्स्ट। सेकेंड साइट ROP, कैपिटल में लिख सकते हैं और स्मॉल में, ROP साइट। थर्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट और सिलेक्टेबल मार्कर साइट बोल सकते हैं, और सिलेक्टेबल मार्कर साइट और जीन। और लास्ट रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन और क्लोनिंग साइट is also called as a cloning sites। तो इस डायग्राम में 4 साइट्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट ORI साइट, सेकेंड ROP साइट, थर्ड ये सभी जो एंजाइम्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दिस साइट्स आर कॉल्ड एज एन रिकॉग्निशन और क्लोनिंग साइट्स, जहाँ हम एक्चुअली इंसर्टेड जीन क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट साइट TRT एंड AMPR मीन्स टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन आर मीन्स रेजिस्टेंट साइट, रेजिस्टेंट साइट। ठीक है, तो प्लाज्मिड्स ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो सकते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इस डायग्राम में PBR322 में 2 टाइप्स के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स प्रेजेंट है, दैट इज एन टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट्स। ठीक है, मे बी इरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट साइट भी हो सकती है, अदर प्लाज्मिड से मे बी क्लोराम्पिनेकोल, ये भी एंटीबायोटिक है। तो डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स हैं, उस एंटीबायोटिक्स के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंट साइट। ठीक है, 4 साइट समझ में आई। फर्स्ट ORI, सेकेंड ROP, थर्ड रिकॉग्नाइजिंग एंड क्लोनिंग साइट एंड फोर्थ सिलेक्टेबल मार्कर साइट। 4 साइट्स की पोजीशन समझ में आई। फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय ORI? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ORI मीन्स origin of replication site, मीन्स इस प्लाज्मिड को अगर रेप्लिकेट होना है तो वो कौन से साइट से रेप्लिकेट होगा, क्योंकि इट इज अ सर्कुलर डीएनए, इट इज अ सर्कुलर डीएनए। तो प्लाज्मिड्स क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना, तो ये कहाँ से भी रेप्लिकेट हो सकते हैं, लेकिन प्लाज्मिड्स आर ओनली रेप्लिकेटेड, स्टार्ट द रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस साइट। प्लाज्मिड्स कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे? ORI साइट से। तो रेप्लिकेशन हमारे जेनेटिक्स 2 में जाएगा। रेप्लिकेशन मीन्स DNA टू DNA कॉपी सिंथेसिस। ठीक है, तो प्लाज्मिड्स एक्चुअली सिंथेसाइज और रेप्लिकेटेड बाय ORI साइट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ROP साइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेप्लिकेटिंग प्रोटीन साइट और
प्रोटीन प्लाज्मिड कॉपी नंबर, प्लाज्मिड कॉपी नंबर, प्लाज्मिड कॉपी नंबर। और रेप्लिकेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं वो उस साइड्स पे प्रेजेंट है, दैट इज अ रेप्लिकेटिंग प्रोटीन्स। कुछ कुछ बुक्स में आपको प्लाज्मिड कॉपी नंबर उसका लॉन्ग फॉर्म होगा, और मे बी प्लाज्मिड कॉपी रेप्लिकेटिंग प्रोटीन। सिलेक्टेबल मार्कर मीन्स, सिलेक्टेबल मार्कर का मीनिंग है टू आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव रिकॉम्बिनेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। एंटीबायोटिक और सिलेक्टेबल मार्कर का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, वो आरडीएनए ट्रांसफर हुआ है और नहीं ये आइडेंटिफाई करता है, ये रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंट जीन, दैट इज मे बी एम्पिसिलिन, मे बी टेट्रासाइक्लिन और अदर कोई भी रेजिस्टेंट जीन हो। ठीक है, ये क्या करता है, आरडीएनए को आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफर हुआ है या नहीं। नेक्स्ट मैं बताऊंगी ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। ठीक है, समझ में आया। ओनली यहाँ मीनिंग ध्यान में रखिए। सिलेक्टेबल मार्कर का फंक्शन होता है टू आइडेंटिफाई एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, आइडेंटिफाई एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। सिलेक्टेबल मार्कर में दो टाइप्स के मार्कर्स हो सकते हैं। फर्स्ट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, and second, synthesizing gene, enzyme synthesizing gene. These are the two selectable markers. पहले यहाँ ओनली हमने क्या लिखा है, रेजिस्टेंट जीन लिखे हैं, लेकिन जो एक्चुअली एंजाइम सिंथेसाइज करने वाले जीन्स हैं वो जीन्स भी act as also selectable markers. They also act as selectable markers. Antibiotic resistant gene as well as enzyme synthesizing genes. क्या करता है selectable marker? RDNA को आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं, टू आइडेंटिफाई एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ RDNA। कैसे आइडेंटिफाई करता है नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मीन्स फॉर एग्जांपल EcoR1 अगर आपने डाला, ठीक है, तो EcoR1 मेक अ कट एट दिस साइट, एट दिस साइट, ये रिकॉग्नाइज करेगा, कट करेगा। और क्लोनिंग भी ऑब्वियसली कहाँ होगा, क्लोनिंग मीन्स एडिशन ऑफ न्यू इंसर्टेड जीन आल्सो एट दिस साइट जहाँ कट हुआ है। ठीक है, मीन्स दिस साइट इज कॉल्ड एज एन रिकॉग्निशन और क्लोनिंग साइट। कितने साइट्स प्रेजेंट हैं टोटल PBR322 में? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 1 2 3 4 5 हिंट 3 लिखा है क्या, एक रह गए, हिंट 3, 8 साइड से यहाँ हिंट 3। देर आर टोटल 8 क्लोनिंग साइट्स। टोटल 8 क्लोनिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन PBR322। सभी डिफरेंट प्लाज्मा से डिफरेंट टाइप्स की क्लोनिंग साइट्स हो सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ हम कौन सा लर्न कर रहे हैं, ओनली PBR322 जो NCERT में डायग्राम फोकस्ड है। तो इस डायग्राम में लेबल आएगा, यहाँ कौन सा रेजिस्टेंट जीन है प्रेजेंट है, यहाँ कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, और रोप साइट में कौन सा एंजाइम एक्ट हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पर कौन से एंजाइम्स एक्ट हो सकते हैं इस साइट पर, और एम्पिसिलिन में PUV1 एंड PST1। ठीक है, समझ में आया? कितने साइट्स हैं PBR322 में? 4। फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI साइट, सेकेंड ROP प्लाज्मिड कॉपी नंबर, थर्ड सिलेक्टेबल मार्कर साइट मीन्स जहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है वो साइट, मीन्स ये दो साइट्स एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर साइट्स, एंड लास्ट
रिकॉग्निशन एंड क्लोनिंग साइट्स. कितने साइट्स है कंपल्सरी PBR 322 में? 8 साइट्स रिक्वायर्ड है, प्रेजेंट है. तो आप अगर CAL1 ऐड करेंगे तो वो कहाँ कट करेगा? एग्जैक्टली इसी साइट पर. BAM-H1 ऐड करेंगे तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जहाँ प्रेजेंट है वहाँ ये एग्जैक्टली उसे कट करेगा. ठीक है, तो टोटल 8 साइट्स, रिकॉग्निशन साइट्स एंड क्लोनिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन PBR 322. ठीक है, तो सभी के लॉन्ग फॉर्म पता है, ओनली PST एंड CAL, ये दो नहीं दिए ना. PST का लॉन्ग फॉर्म लीजिए, प्रोविडिनिया स्टर्टी, सभी स्टिकी एंड, सॉरी हिंड 3 इज एन ब्लंट एंड, बट PST प्रोविडिनिया स्टर्टी 1 and CAL Caryophanon ठीक है, तो बाकी के सभी के दिए गए हैं. EcoR1, PUV 2 है, PUV 1 and 2, SAL1, BAM, HIND 3 एंड लास्ट CAL1. ठीक है, समझ में आया सभी साइट्स के फंक्शन. ORI साइट फॉर रेप्लिकेशन, यहाँ से स्टार्ट होगा प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन स्टार्टिंग साइट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्लाज्मिड कॉपी नंबर और प्लाज्मिड के जो भी रेप्लिकेटिंग प्रोटीन्स है यहाँ प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट दीज 2 साइट्स आर सिलेक्टेबल मार्कर साइट एंड दीज आर द रिकॉग्निशन साइट्स. ठीक है, स्पेसिफिक एंजाइम आप अगर उसमें डालोगे तो वो एग्जैक्टली इसी पोजीशन का सीक्वेंस कट करेगा. कितने बजे? समझ में आया? तो एक क्वेश्चन, सपोज अगर आपने BAM-H1 और SAL1 और PST1 और PUV1 ऐड किया, उसमें इस ओनली 4 एंजाइम्स जो कि रिस्पेक्टिव सिलेक्टेबल मार्कर साइट में प्रेजेंट है. सपोज आपने BAM-H1 ऐड किया तो वो कौन से साइट को कट करेगा? सिलेक्टेबल मार्कर जीन की साइट कट करेगा. ठीक है, तो ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मीडियम में ग्रो होगा या नहीं? अगर सपोज हमने BAM-H1 ऐड किया तो ये टाइप का प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो होना चाहिए या नहीं? नहीं, करेक्ट, क्योंकि ये एंजाइम इस साइट को ब्रेक करता है. ये एंजाइम इस साइट को ब्रेक करेगा. अगर आपने HIND 3 और CAL1 और PUV सेकेंड ऐड किया तो ये दोनों भी जीन्स एक्टिव फॉर्म में हो गए. लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक इसी साइट के एंजाइम्स अगर ऐड किए तो ये रिस्पेक्टिव एंजाइम्स रिस्पेक्टिव सिलेक्टेबल मार्कर की साइट क्या करेगा? ब्लॉक करेगा. मीन्स इस हिसाब से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उस रिस्पेक्टिव प्लाज्मिड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं. तो ट्रांसफॉर्मेंट एज वेल एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स. तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेंट एज वेल एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीडियम.